आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 7। ये जो टेस्ट 7 है ये बीपीएससी 69 प्रीलिम्स 2023 से संबंधित है। यहाँ पे आज हम टोटल 150 क्वेश्चन को देखेंगे और इसका यहाँ पे हम पूर्ण एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दीवान वेलुपंथी का विद्रोह 1808-9 में जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ था। तो देखिए दीवान वेलुपंथी का जो विद्रोह हुआ था ये त्रावणकोर जो केरल में था वहां पे हुआ था। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। उस समय जो त्रावणकोर का राजा था उसने जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो सहायक संधि लाई गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, जो सहायक संधि है ये लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। इस सहायक संधि को जो त्रावणकोर का राजा था वो मानने से इनकार कर देता है। इसके विरोध में जो अंग्रेज होते हैं उन्होंने राजा को अपदस्थ कर देते हैं। इससे जो है दुखी होकर के इसके विरोध का बदला लेने के लिए जो उनके दीवान थे वेलुपंथी वो विद्रोह कर देते हैं। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, त्रावणकोर से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। देखिए जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी उसमें किसने अपना योगदान नहीं दिया था। तो एस सुब्रमण्यम अय्यर इनका योगदान था, एनी बेसेंट इनका भी था, टी एस अल्काट देखिए इनका योगदान नहीं था, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। जो टी एस अल्काट थे इनका संबंध होम रूल से नहीं बल्कि ये थियोसॉफिकल से संबंधित थे। ये आप ध्यान रखिएगा, ये थियोसॉफिकल से संबंधित थे, ना कि ये होम रूल से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। तो जो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत था इसका जो प्रतिपादन किया था वो अरविंद घोष ने किया था। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, अरविंद घोष। देखिए अरविंद घोष ने की जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, वंदे मातरम। वंदे मातरम, इसी पुस्तक में इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया है। इनका मानना था कि जो अंग्रेज हैं अगर वो भारत छोड़ते समय अविलंब कर रहे हैं, अगर वो नहीं जा रहे हैं तो उनके विरोध में कंटिन्यू जो है वो प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। ये अरविंद घोष का ये कहना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने किया था। तो जो वेद समाज की स्थापना मद्रास में किया था वो के श्रीधरलू नायडू ने किया था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। देखिए जो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से वेद समाज की स्थापना मद्रास में जो है वो के सी धरलू नायडू ने किया था और ये किया था इन्होंने 1864 में। ये ध्यान रखिएगा। 1871 में जो वेद समाज को श्री नायडू ने क्या किया था, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा प्रदान किया था। इन्होंने जो मद्रास का वेद समाज था इसको के श्री धरलू नायडू ने इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत के किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया था। तो जो महिलाओं को पहली बार मताधिकार का अधिकार दिया गया वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। देखिए जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिकार भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो एक्ट या सुधार कहते हैं ये भी इसको कहा जाता है। इसी में पहली बार जो है वो द्वैत शासन की बात की जाती है और प्रांतों में जो है वो द्वैत शासन प्रारंभ होता है। प्रांतों में जो है पहली बार जो है द्वैत शासन प्रारंभ किया जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के द्वारा लाया गया था। तो जो अगस्त प्रस्ताव है ये लाया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। देखिए जो कांग्रेस मंत्रिमंडल है उसने त्यागपत्र दे दिया था। उसके त्यागपत्र देने से क्या होता है कि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है और उसी टाइम पे जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो भारत में उनको सहयोग चाहिए था ब्रिटिशर्स को, तो वो सहयोग लेने के लिए और जो कांग्रेस के त्यागपत्र से जो संकट उत्पन्न हुआ था उसको दूर करने के लिए जो लॉर्ड लिनलिथगो थे इन्हीं के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को, देखिए 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश सरकार क्या करती है, एक प्रस्ताव प्रस्तुत करती है जिसे ये अगस्त प्रस्ताव कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी, हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका, कौन से मराठा पेशवा ने दिया था। तो ये बाजीराव प्रथम ने दिया था। सही जवाब बी हो जाएगा। जो बाजीराव प्रथम का शासनकाल है वो 1720 से 1740
के मध्य का है। इसमें क्या हुआ था कि मुगल साम्राज्य जो है वो कमजोर हो रहा था, तो उनका कहना था कि जो मुगल साम्राज्य के खंडहर हैं उसी पर जो है हम मराठा साम्राज्य का निर्माण करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिखों के किस गुरु ने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की थी? जो कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ है इसकी रचना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। देखिए गुरु गोविंद सिंह जो है इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी पता ही होगा आपको कि जो गुरु गोविंद सिंह थे ये सिखों के 10वें गुरु थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, 1 अगस्त 1920। इसका जो प्रारंभ किया गया था वो गांधी जी के द्वारा किया गया था असहयोग आंदोलन का, और इसका उद्देश्य था कि जो खिलाफत का प्रश्न है उसका सम्मानजनक समाधान निकालना, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरुद्ध न्याय की मांग करना और स्वराज की प्राप्ति, इन सभी बिंदुओं पे जो है वो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी? जो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किया था वो पैथिक लॉरेंस ने किया था। सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को जो भारत सचिव थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया था, और इसके अन्य सदस्य कौन थे ये भी जान लीजिए। इसके अन्य सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। फरवरी 1932 में किसने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो देखिए ये एक महिला है जो 1932 में अपना दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेने गई थी, उसी समय जो गवर्नर जनरल था उस पर गोली चला देती हैं। तो ऐसा करने वाली थी बीना दास। सही जवाब सी हो जाएगा, बीना दास। उस समय जो गवर्नर जनरल था वो सर स्टैनली जैक्सन था, ये भी ध्यान रखिएगा, जो सर स्टैनली जैक्सन पे जो इन्होंने गोली मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। पटना लगान परिषद, जिसको बिहार लगान परिषद भी कहा जाता है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो बिहार लगान परिषद था इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जेम्स अलेक्जेंडर थे। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, जेम्स अलेक्जेंडर। देखिए बिहार में जो 1770 में भीषण अकाल पड़ा था, 1770 में भीषण जो अकाल पड़ा था, इसी वर्ष पटना लगान परिषद का गठन किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, जब अकाल पड़ा था उसी समय इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देवघर जिले के रोहिणी नामक ग्राम में स्थित देसी स्थल सेना के किस रेजिमेंट ने विद्रोह किया था? तो ये देवघर जिले में है, रोहिणी नामक ग्राम में जो देसी स्थल सेना थी उसकी एक रेजिमेंट ने विद्रोह किया था, और वो रेजिमेंट थी 32वीं नंबर की। तो सही जवाब है बी, 32वीं रेजिमेंट ने जो है विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। सही जवाब सी हो जाएगा, 1906। देखिए जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, इसी के विरोध स्वरूप जो बंग भंग आंदोलन स्टार्ट होता है, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, इसी से प्रभावित होकर के जो ये बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि बिहार में राष्ट्रवाद के विकास को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कौन से प्रस्ताव पास किए गए थे? देखिए जो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था, और इस अधिवेशन में इस अधिवेशन की ये भी ध्यान रखिएगा जो अध्यक्षता किए थे वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसमें जो प्रस्ताव पास किया गया था वो पूर्ण स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पास किया गया था। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, पूर्ण स्वराज प्राप्ति। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए जो सम्मति आयु अधिनियम 1891 में पास हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? ये जो सम्मति आयु अधिनियम 1991 जो पास हुआ था उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड लैंसडाउन था। सही जवाब सी हो जाएगा। और ये पास किसके सहयोग से हुआ था? तो ये बहराम जी मालाबारी, वो समाज सुधारक थे, इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, बहराम जी मालाबारी। इनके प्रयासों से इसको पास किया गया था। इसमें हुआ ये था कि जो भी लड़कियां थी, जो भी उनका विवाह करने का जो उम्र था वो
12 वर्ष कर दिया गया था, अर्थात 12 वर्ष के ऊपर की ही लड़कियों का शादी होगा, इससे कम उम्र की लड़कियों का शादी नहीं किया जाएगा, इसको गैर कानूनी घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये विडो रीमैरिज एसोसिएशन का जो गठन किया गया था, ये किया गया था महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। सही जवाब बी हो जाएगा, महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। महादेव जो गोविंद रनाडे हैं, इनको पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनको जो हमारा वेस्ट इंडिया है, वेस्ट इंडिया में इनको सांस्कृतिक पुनर्जागरण का राजदूत माना जाता था। और रनाडे ने ही जो है वो विधवा विवाह को और अधिक प्रचारित करने के लिए जो है विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किया था। और इन्होंने ही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं प्रार्थना समाज की भी स्थापना किया था, महादेव गोविंद रनाडे, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। साइमन कमीशन का विरोध करने पर किसने भारतीयों को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दिया था? तो जो साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था भारतीयों के द्वारा, उस समय इनको चुनौती दिया गया था कि आप जो है संवैधानिक जो भी मसौदा है उसको तैयार करके दिखाइए। ये जो चुनौती दिया गया था, ये दिया था बर्किनहेड ने। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, लॉर्ड बर्किनहेड ने इनको जो है चुनौती दिया था। और इस चुनौती को जो स्वीकार किया था वो थे मोतीलाल नेहरू, और इसको स्वीकार करते हैं। और मोतीलाल नेहरू के ही उसमें उनके अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय जो कमेटी बनाई जाती है, और इस कमेटी जो है वो संवैधानिक मसौदा तैयार करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में प्रथम तार लाइन कहाँ शुरू की गई थी? तो जो प्रथम तार लाइन शुरुआत किया गया था भारत में, वो कलकत्ता से और आगरा के बीच में किया गया था। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, कलकत्ता से आगरा। 1848 से 1856 के बीच में क्या है कि ये लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है। और लॉर्ड डलहौजी ने ही पहली रेल चलाई थी, पहली तार लाइन बिछाई थी। कि जो पहली तार लाइन बिछाई थी वो 1853 में बिछाई थी, और 1853 में ही इन्होंने पहली रेलगाड़ी चलाई थी जो मुंबई से थाने के बीच में थी, आप ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। किस भारतीय इतिहासकार ने बंगाल के 1765 में 65 से 72 ईस्वी के मध्य के काल को डाकू राज्य की उपमा दिया है? तो देखिए जो 1765 में क्या हुआ था, 1765 में 64 में तो आपका बक्सर का युद्ध ही होता है, जो बक्सर युद्ध होता है ये 1764 में होता है। और इसी के बाद से जो 1765 से लेकर के 1772 तक का जो काल है, इसको डाकू राज्य की जो संज्ञा दिया था वो के.एम. पणिक्कर ने दिया था। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, के.एम. पणिक्कर। और ये जो पर्सिवल स्पीयर हैं, इन्होंने क्या कहा था, इस काल को खुली और बेशर्म लूट कहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? जो सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा चलाया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। सही जवाब सी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विशाल सेना का निर्माण करने के लिए ही ये सांकेतिक मुद्रा को चलाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किस मध्यकालीन शासक ने जब्ती प्रणाली को लागू किया था? तो जो जब्ती प्रणाली को लागू किया गया था ये अकबर के समय लागू किया गया था। सही जवाब सी हो जाएगा, अकबर। ये जब्ती प्रणाली जो है एक भू राजस्व वसूली प्रणाली थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो भी उनका रेवेन्यू लिया जाता था, जो टैक्स लिया जाता था, उसकी एक प्रणाली थी जब्ती प्रणाली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है? तो जो बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, जो किस भाषा में लिखी गई है, बाबर ने लिखा था, तो बाबर ने इसको चगताई तुर्क में लिखा था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में, कौन सी भाषा में लिखी गई थी, चगताई तुर्क में लिखी गई है। और इसका जो फारसी अनुवाद है, इसका जो फारसी अनुवाद किया था वो किया था रहीम खान खाना ने किया था। सॉरी। और इसमें जो बाबर ने जिसको भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है बाबरनामा में, वो कृष्णदेव राय को कहा है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, कृष्णदेव राय। जो कृष्णदेव राय था ये विजयनगर साम्राज्य का शक्तिशाली शासक था, ये भी ध्यान रखिएगा। विजयनगर, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। और विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 कि विजयनगर साम्राज्य में अठावनी या इसको बोलते हैं, यहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मैं बोल दे रही हूँ, ये अस्थवन या अथवन है, अस्थवन या अथवन। ये विभाग किससे संबंधित था? तो ये जो विभाग संबंधित था वो राजस्व विभाग से संबंधित था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। देखिए उस समय जो विजयनगर साम्राज्य थी उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही कृषि पे आधारित था, और उसकी जो अर्थव्यवस्था थी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन।
किस मध्यकालीन शासक ने अपनी शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा इस दुर्ग को पुनः बिहार की राजधानी बनाया? तो पटना में जो है एक दुर्ग का निर्माण करवाया था शेर शाह ने। सही जवाब बी हो जाएगा, शेर शाह ने इसका निर्माण करवाता है और बाद में इसी को अपनी राजधानी बना लेता है। और ये जानकारी जो हमें मिलती है वो अब्दुल्ला के द्वारा जो रचित है तारीखे दाऊदी में ही जो है शेर शाह के दुर्ग के निर्माण की चर्चा मिलती है और उसके राजधानी परिवर्तन की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों से लड़ते समय हो गई थी? देखिए, अलाउद्दीन के समय में जो मंगोल आक्रमण हुआ था उसमें इसका एक प्रसिद्ध सेनापति था जिसका नाम था जफर खां। सही जवाब सी है इसका, जफर खां। जफर खां जो था वो मुगलों से लड़ते समय मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा कितने सरकारों या भाग में विभक्त था? तो जो आईने अकबरी में ये बताया गया है कि जो बिहार सूबा था वो टोटल 7 भागों में विभक्त था। तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा, 7। ये 7 भाग कौन से थे? तो ये बिहार था, मुंगेर था, रोहतास, तिरहुत, हाजीपुर, सारण और चंपारण। ये देखिए प्रशासनिक सुविधा के लिए इसको बांटा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इक्तादारों पर निगरानी रखने के लिए किस शासक ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किया था? तो जो ख्वाजा नामक नए अधिकारी की नियुक्ति हुई थी ये इक्तादारों पर निगरानी रखने के लिए था। तो ऐसा करने वाला जो था वो बलबन था। सही जवाब इसका हो जाएगा ए, बलबन। देखिए बलबन ने क्या किया था कि जो इक्ता प्रथा थी उसको खत्म किया था और उनपे जो निगरानी रखने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है बलबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज भारतीय समाज में कितनी श्रेणियों में विभक्त था ये बताया है। तो जो मेगास्थनीज था ये यूनानी यात्री था, ये भारत की यात्रा पर आता है और ये कहता है कि जो भारतीय समाज था वो 7 भागों में विभक्त था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, 7। और ये 7 विभाग कौन थे? तो दार्शनिक था, कृषक समाज था, पशुपालक था, कारीगर था, योद्धा था, निरीक्षक था एवं सभासद था। देखिए मेगास्थनीज के अनुसार ये भी कहा था मेगास्थनीज ने कि भारतीय समाज में दास प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी भारत में जो है दास प्रथा नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के दौरान सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए कौन सा नगर सबसे प्रसिद्ध था? तो ह्वेनसांग जो है वो भारत की यात्रा पर आया था, उस समय जो सूती वस्त्रों के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था वो मथुरा था। सही जवाब इसका हो जाएगा ए, मथुरा। देखिए जब ह्वेनसांग भारत यात्रा पर आया था तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसके शासन काल में आया था। तो उस समय ह्वेनसांग जो भारत में आया था तो हर्षवर्धन का शासन काल था, ये भी ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन का शासन काल था। इसलिए हर्ष के बारे में जो ज्यादा जानकारी है वो ह्वेनसांग के विवरण से ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? यहाँ पे कुछ कवियों के नाम दिए गए हैं जो राजकवि थे, कनिष्क के दरबार में कौन नहीं थे? तो देखिए यहाँ पे जो पतंजलि हैं, महर्षि पतंजलि, ये कनिष्क के दरबार में नहीं थे बल्कि ये शुंगकालीन विद्वान थे, ये ध्यान रखिएगा, ये शुंगकालीन विद्वान थे। और बाकी ये नागार्जुन हो गए, अश्वघोष हो गए, इसके अलावा चरक हो गए, ये सारे लोग जो थे वो कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। तो देखिए चेदी की जो राजधानी थी वो सुक्तिमती थी, असमक की राजधानी पोटली या पोतन थी और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये तीनों ही सही सुमेलित है। इस प्रकार जो क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट हम 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वो राजगृह में किया गया था। सही जवाब बी हो जाएगा, राजगृह में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो देखिए ये प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी। इस समय जो अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा, इस समय जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, वो महाकश्यप अध्यक्ष थे उस समय। और उस समय जो शासक थे जिनका शासनकाल था वो अजातशत्रु के समय में हुआ था। और यहाँ पे कार्य क्या किया गया है, इनका कार्य भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो विनय पिटक है, विनय पिटक और सुत्त पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हड़प्पा सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा जाता है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसको आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है। सही जवाब ए हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक युग। देखिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग में इसलिए रखा जाता है
क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोगों को लेखन कला का तो पता थी, लिखने की जानकारी उनको थी, लेकिन अभी तक उनके जो अभिलेख हैं, जो लेखन है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसी वजह से इनको आद्य ऐतिहासिक युग में हड़प्पा को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो जो एहोल अभिलेख है, इसका जो संबंध है वो पुलकेशिन द्वितीय से है। सही जवाब सी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। ये जो एहोल अभिलेख है, इसमें इसके जो रचयिता हैं ये भी जान लीजिए, इसको लिखा किसने था? तो ये रवि कीर्ति, सॉरी, ये रवि कीर्ति, रवि कीर्ति ने इसको संस्कृत में लिखा है। कभी कभी भाषा भी पूछता है, तो ये रवि कीर्ति ने इसको संस्कृत में लिखा है। और इसी एहोल अभिलेख से ही जो ये चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और इसके साथ जो है हर्षवर्धन का जो लड़ाई होता है, जो युद्ध होता है, इसकी जानकारी मिलती है। इसमें जो है हर्षवर्धन की हार होती है और पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1576 में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, और ये महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उस समय जो महाराणा प्रताप का सेनापति था वो हकीम खान था। सही जवाब सी हो जाएगा। और अकबर का जो सेनापति था, अकबर का सेनापति था मान सिंह, ये भी ध्यान रखिएगा। मुगलों की तरफ से जो थे वो मान सिंह थे इनके सेनापति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? तो जो बिना जोती हुई जंगली भूमि थी उसको गुप्त काल में अपरहत कहा जाता था। सही जवाब सी हो जाएगा, अपरहत। देखिए, उसमें जो भूमियां थी उनके बारे में जान लेते हैं। गुप्त काल में क्षेत्र क्या था? तो ये खेती के लिए उपयुक्त भूमि थी। जो खेती होती थी उसके लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। और वास्तु थी, ये वास योग्य, रहने योग्य जो भूमि थी उसको वासु कहा जाता था। और एक खील भूमि थी, खील भी प्रकार था। खील में क्या होता था कि जो भूमि जोती नहीं जाती थी, जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खील कहा जाता था। लेकिन जो जंगली भूमि नहीं जोती जाती थी उसको अपरहत कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष का संबंध किस विभाग से था? तो जो लक्षणाध्यक्ष का संबंध था वो मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष होता था। सही जवाब सी हो जाएगा। और देखिए, जो नौसेना का अध्यक्ष था, नौसेना के अध्यक्ष को नवाध्यक्ष कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको जो है वो नवाध्यक्ष कहा जाता था। और जो माप तौल का अध्यक्ष होता था उसको पौतवा अध्यक्ष कहा जाता था, उसको जो है पौतवा अध्यक्ष कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो जो महावीर स्वामी है ये क्या कहते हैं, जैन धर्म है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, पावापुरी। देखिए, कुछ महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 599 बीसी में हुआ था और ये वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम में इनका जन्म होता है। और इनके पिता जो थे, सिद्धार्थ नाम था उनका, वो ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और वे वज्जी संघ के भी एक प्रमुख सदस्य थे। देखिए, इनका जो महावीर स्वामी की मृत्यु होती है वो 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये राजगिरी के समीप पावापुरी है स्थान, वहीं पे इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो जो सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, वहां से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उनमें लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा, लाल रंग। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश गुजरता है। अब ये साइंस के क्वेश्चन है। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब जो प्रकाश होता है वो अगर हीरे से कांच में जा रहा है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। सही जवाब इसका हो जाएगा ए, हीरे से कांच में जाने पे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, वस्तु बहुत ही ज्यादा चमकती है, इसलिए हीरा जो है वो बहुत ज्यादा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सर्च लाइट में प्रयोग होने वाला दर्पण है, जो भी सर्च लाइट में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है वो अवतल दर्पण है। सही जवाब बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। एक तरंग की निम्नलिखित गुणों में से जो दूसरे से स्वतंत्र है वे हैं। तो एक तरंग है जिसमें जो निम्नलिखित गुण है वो एक दूसरे से स्वतंत्र है, वो है आयाम। आयाम जो है वो स्वतंत्र गुण है जिसका किसी से संबंध नहीं है, जबकि वेग हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया, आवृत्ति हो गया, एक दूसरे से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन। समान विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला वाले भौतिक राशि की एक जोड़ी है। तो ये इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, संवेग और आवेग। नेक्स्ट हम देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। क्रिया और प्रतिक्रिया होते हैं। तो क्रिया और जो प्रतिक्रिया होते हैं
वो परिमाण के बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में कार्यरत भी होते हैं। तो इस प्रकार सही जवाब डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। देखिए जो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है ये न्यूटन का थर्ड नियम है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नियम न्यूटन का ये तीसरा नियम है, जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई क्रिया लगती है तो उसी के बराबर उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। यदि किसी ध्वनि का आयाम दोगुना कर दिया जाए, कोई ध्वनि है उसका आयाम अगर दोगुना कर दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा? तो इसका जो सही जवाब है देखिए वो डी है, क्योंकि उपयुक्त में से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। आयनिक बंध के निर्माण के दौरान परमाणु एक दूसरे से परमाणु स्थानांतरण होता है। तो जब आयनिक बंध का निर्माण होता है तो कौन से परमाणुओं का स्थानांतरण होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका स्थानांतरण होता है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहते हैं? जो उष्मा तरंग कहा जाता है वो इंफ्रारेड किरणों को कहा जाता है। सही जवाब सी हो जाएगा। इंफ्रारेड तरंगे जो होती हैं वो उष्मा तरंगे होती हैं, क्योंकि ये जो है ये कंपन के द्वारा ऊर्जा को उत्पन्न करती हैं। तो जब कंपन के द्वारा ऊर्जा को उत्पन्न करेंगी तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, उनका तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने के कारण ही इन्हें जो है उष्मा तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 क्वेश्चन है, किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? तो कौन सा रोग है जिसमें तांबा जो होता है वो ऊतकों में जमा हो जाता है? तो वो विल्सन रोग। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। विल्सन रोग में क्या होता है कि तांबा जो होता है वो एक असंतुलित तरीके से यकृत में, मस्तिष्क में या अन्य ऊतकों में जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जो ध्वनि की प्रबलता है उसका निर्धारण कंपन और आयाम के द्वारा होता है। तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा, कंपन का आयाम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जो हाइपरमेट्रोपिया होता है इसमें सुधार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है कि इसमें दूर की वस्तु तो जो दूर की वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जबकि जो निकट की वस्तु होती है वो उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। इसीलिए जो व्यक्ति होता है उसको निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। इसी के सुधार के लिए जो है ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52। मिट्टी की अम्लता को नियंत्रित करने के लिए किसान उपयोग करते हैं। तो जब मिट्टी में जो अम्लीयता बढ़ जाती है तो उसको नियंत्रण करने के लिए जो किसान होते हैं वो चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। तो सही जवाब डी हो जाएगा, चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। और जो क्षार अधिक बढ़ जाता है उसको दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अम्लीय वर्षा जिसको एसिड रेन कहा जाता है, इसका पीएच मान लगभग कितना होता है? तो जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 5 से 6 के बीच में होता है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सबसे कमजोर बंध है, कौन सा बॉन्ड है वो सबसे वीक है? तो वॉन्डरवॉल्स बल जो है, फोर्स जो है वॉन्डरवॉल्स फोर्स, इसका जो बॉन्ड है ये सबसे कमजोर बॉन्ड है। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। थर्मोकोल बनाने में किसका प्रयोग होता है? देखिए थर्मोकोल बनाने में पॉलीस्टाइन का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, पॉलीस्टाइन का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये जो पॉलीस्टाइन होता है इसका प्रयोग किस में हम लोग करते हैं? तो डिस्पोजेबल जो भी प्लास्टिक बनाते हैं जैसे थर्माकोल हो गया, तो इसी में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। सेविंग साबुन, जो सेविंग साबुन है वो किसके कारण व्यापक झाग उत्पन्न करता है? तो जो अपनी सेविंग करते हैं उसमें ये सेविंग साबुन का प्रयोग करते हैं किया जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा उसमें झाग उत्पन्न होता है। तो ऐसा सोडियम रेजिनेट के प्रयोग के कारण होता है। तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा, सोडियम रेजिनेट। ये जो सोडियम रेजिनेट होता है ये तेजी से सूखने को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है साबुन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57। बेंजीन की संरचना है, तो जो बेंजीन की संरचना है वो तलीय है, प्लेनर है। तो सही जवाब बी हो जाएगा, प्लेनर है। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। स्थिर तापमान और दबाव पर सभी गैसों की समान मात्रा में मोल की संख्या समान होगी। यह मतलब ये जो नियम है किसने दिया था कि जब भी स्थिर तापमान होगा और दबाव ये दोनों जब स्थिर होगा तो वहां पे जो गैस की समान मात्रा लेने पर उनकी मोलों की भी जो संख्या है वो समान होगी। तो ये नियम दिया था आवागाड्रो ने, तो इसलिए इसको आवागाड्रो का सिद्धांत कहते हैं। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऐश कहा जाता है? तो जो पर्ल ऐश कहा जाता है वो K2CO3 को कहा जाता है। सही जवाब सी हो जाएगा, K2CO3। K2CO3 को पोटेशियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है वो पोटेशियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, HIV संक्रमण का पता लगाया जाता है। तो जो HIV संक्रमण का पता लगाया जाता है वो एलिसा टेस्ट से लगाया जाता है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसकी जो क्रियात्मक इकाई है म्यूटेशन की वो है म्यूटॉन। सही जवाब हो जाएगा बी, म्यूटॉन। म्यूटॉन जो है वो उत्परिवर्तन की क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, सीखने से संबंधित क्रिया मानव मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? तो जो सीखने से संबंधित क्रिया है ये मानव मस्तिष्क के सेरेब्रम से संबंधित है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसके द्वारा विचार, प्रतिक्रिया जो कुछ भी होता है इसी से संबंधित होता है। और जो हमारे शरीर की मांसपेशियां होती हैं उनकी गतिविधि को भी नियंत्रित करने का कार्य सेरेब्रम ही करता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, आंखों के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो आंखों का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको कॉर्निया कहा जाता है। सही जवाब ए हो जाएगा, कॉर्निया। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? तो फूल का जो ओवरी वाला भाग होता है ये विकसित होकर के फ्रूट्स बनाता है, फल बनाता है। तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना? तो मेंडल का जो नियम है इन्होंने इसका प्रयोग मटर के पौधों पे किया था। तो मटर के पौधों को चुनने का क्या कारण था? तो पहला है कि मटर के पौधे का उत्पादन कम समय में होता है, बिल्कुल सही है। और मटर के जो पौधे को स्वनिषेचित किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है कि मटर के पौधे बगीचे में आसानी से उगाए जा सकते हैं। तो देखिए ये तीनों ही कारण सही हैं। इन तीनों कारणों की वजह से ही जो मेंडल हैं वो मटर के पौधों का चूज करते हैं। इस प्रकार इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हम देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, पुनर्जनन की शक्ति, पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम होता है। तो सबसे कम पुनर्जनन की शक्ति किसमें होता है? तो मस्तिष्क की कोशिकाओं का होता है। सही जवाब ए हो जाएगा, मस्तिष्क की कोशिकाओं का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है? जो सिनेप्सिस है वो अर्धसूत्री विभाजन में जाइगोटीन की अवस्था में होता है। तो सही जवाब सी हो जाएगा, जाइगोटीन अवस्था। नेक्स्ट हम देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो जो पत्ती का मुख्य कार्य है वो है प्रकाश संश्लेषण करना। तो सही जवाब बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण करना पत्ती का जो है मुख्य कार्य है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जब किसी व्यक्ति को मलेरिया रोग हो जाता है तो उससे उस व्यक्ति का जो प्लीहा होता है वो प्रभावित होता है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, प्लीहा। देखिए जो मलेरिया होता है इसके बारे में जानते हैं। ये परजीवी मच्छर, जो परजीवी मच्छर है जो इसका नाम है मादा एनाफ्लीज, इसके काटने से होता है। और इसके प्रभाव में क्या होता है कि जो भी हमारी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो आरबीसीज होती हैं, वो नष्ट होने लगती हैं। इसी से जो है जो व्यक्ति का प्लीहा होता है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों के विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो जो विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 333 है। सही जवाब डी हो जाएगा, आर्टिकल 333। देखिए जो आर्टिकल जो आर्टिकल 333 है अभी वर्तमान में क्या है कि जो 104 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ है, इस संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। अब वहां पे एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, 104वां संविधान संशोधन है। और आर्टिकल 332, जो आर्टिकल 332 है ये एससी और एसटी के आरक्षण से संबंधित है। विधानसभा में एससी और एसटी के आरक्षण से संबंधित आर्टिकल जो है वो 332 है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, जनहित याचिका पीआईएल कहाँ दायर की जा सकती है? तो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है इसको दायर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जारी किया जाता है। देखिए भारत में जो जनहित याचिका है इसके जो जनक माने जाते हैं वो न्यायमूर्ति पीएन भगवती माने जाते हैं। अभी आप ध्यान रखिएगा, पीएन भगवती को जो है वो पीआईएल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद संपूर्ण भारतीय क्षेत्र या इसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है? देखिए, संसद को यह अधिकार है कि संसद अगर कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौता होता है या कोई संधि होती है उसके तहत अगर उसको कोई कानून बनाना है, जो कानून क्या होगा, किसी भारत के किसी एक क्षेत्र में उसको लागू कर सकती है, उसके संपूर्ण क्षेत्र में लागू कर सकती है। तो ऐसा करने का जो अधिकार है संसद को, वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 253 के तहत दिया गया है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, अनुच्छेद 253। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। भारत का संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रदान करता है? तो जो भारत का संविधान है वो हमें संसदीय शासन प्रणाली प्रदान करता है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, संसदीय शासन प्रणाली। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, संसद होता है, संसद में 2 सदन होते हैं। तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है, हमने इसको लिया कहाँ से था? तो इसको हमने अपने ब्रिटेन से लिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। केंद्र राज्य का संबंध का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुसूची में है? देखिए, जो केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में है, तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में है। और जो इसके लिए आर्टिकल है वो आर्टिकल है 246, ये भी ध्यान रखिएगा, 246 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो जो संवैधानिक अधिकार का उपचार है, जो हमारे संविधान में हमें मूल अधिकार दिया गया है, भाग 3 में जो मूल अधिकार है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो इसी के तहत जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत अगर आपका मूल अधिकार हनन हो रहा है तो आप उसके लिए सीधे आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये हमारा, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा हो जाएगा मौलिक अधिकार, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, इसमें संसद के जो है निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जैसे लोकसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होते हैं, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। इसके साथ ही जो राज्य की विधानसभा है, जो राज्यों की जो विधानसभा है, यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा, पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, इसके साथ ही राज्यों के जो विधानसभा होती है वहाँ के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और इसमें दिल्ली और पुदुचेरी है, इसके भी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। और अभी वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, भारत की प्रथम जनजाति महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत की जो प्रथम एसटी जनजाति महिला जो है ये हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था? तो जो भी मतदान की आयु है ये 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष किया गया था 1989 में, सही जवाब इसका बी हो जाएगा, 1989 में किया गया था। और ये संविधान जो संशोधन किया गया था, इसको 61वां संविधान संशोधन था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो जो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है, सही जवाब बी हो जाएगा, महाधिवक्ता। इसका जो अनुच्छेद है ये भी ध्यान रखिएगा, ये है आर्टिकल 165 के तहत जो है महाधिवक्ता की चर्चा की गई है। और जो महाधिवक्ता होता है ये राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है, और राज्य सरकार की हितों की रक्षा करने के लिए ये जो है किसी भी न्यायालय में इसको सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन ये क्या कहते हैं, सदन में उपस्थित तो होता है, लेकिन इसको मतदान का अधिकार नहीं होता है, आप ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल न्यायवादी के तरह, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी तरीके से राज्यों में महाधिवक्ता होता है, और उसी के तरीके से सेम जैसे उसको सदन में बोलने का भी अधिकार होता है, भाग लेने का अधिकार होता है, परंतु मतदान का अधिकार नहीं होता है, उसी प्रकार से जो महाधिवक्ता होता है इसको भी राज्य के सदन में उपस्थित होने का अधिकार होता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सी समिति अस्थायी समिति नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, जो सलाहकार समिति है ये अस्थायी समिति नहीं है, बल्कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति ये अस्थायी समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 80। भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो जब भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था, सही जवाब बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 में किया गया था। देखिए, भारत में जो है
टोटल अभी जो कितने सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं ये ध्यान रखिएगा, तो टोटल जो है वो 34 जज हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक जो है वो सीजीआई है। अभी जो सीजीआई है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है DY चंद्रचूड़, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा पहली बार किस देश से अपनाई गई थी? जो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा है ये हमने अपनाया था अमेरिका से। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, अमेरिका में। देखिए जो न्यायिक सक्रियता जो शब्द दिया था पहली बार, वो दिए थे आर्थर येलिंगसर जूनियर ने, और इसको जो भारत में इसको लोकप्रिय बनाया वो थे VR कृष्णा अय्यर और PN भगवती। इन दोनों लोगों ने मिलकर के इसको भारत में लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में आपात उपबंधों का उल्लेख है? तो जो आपात उपबंध है इसका जो उल्लेख है वो भाग 18 में है। सही जवाब ए हो जाएगा, भाग 18। जो आपात उपबंध है इसमें क्या है, आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक उपबंध किए गए हैं। यहाँ पे 3 प्रकार का आपात उपबंध है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है जो वो राष्ट्रपति शासन जिसको हम कहते हैं, और थर्ड है वित्तीय आपातकाल। और हमने जो आपातकाल अपनाया था ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया था। जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, उसको वाइमर संविधान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। तो वहीं से हमने जो है आपातकाल को अपनाया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना किया गया था 2010 में। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। दिल्ली में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का सृजन किया गया था। तो जो दिल्ली में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद है इसका जो सृजन किया गया था वो 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। देखिए ये जो संशोधन हुआ था ये 1991 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा आप। और अभी वर्तमान में जो दिल्ली में सदस्य हैं विधानसभा में वो टोटल 70 सदस्य हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? तो देखिए आप ये जान लीजिए कि जो राज्यसभा का सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति जो होता है, हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति होता है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कैसे होता है। तो जो उपराष्ट्रपति को चुना जाता है वो लोकसभा तथा राज्यसभा के जो सभी सदस्य चुनते हैं। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य चुनते हैं। यहाँ पे राज्यों का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पे राज्य के कोई सदस्य नहीं इसका चुनाव करते हैं, और यहाँ पे सभी सदस्य चुनते हैं। ये नहीं केवल जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में हमने क्या देखा था कि उसका चुनाव जो राष्ट्रपति का हो रहा था वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य केवल हिस्सा ले रहे थे, परंतु यहाँ पे उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या है कि सभी सदस्य ले रहे हैं, निर्वाचित भी और जो मनोनीत हैं दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में से लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। तो लॉरेंज वक्र के द्वारा क्या मापा जाता है? तो आय की असमानता मापी जाती है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, आय की विषमता। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। किस पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो जो कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में देखा गया था। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और इसका टाइम कब था? तो ये 1961 से लेके 1965 के बीच थी, और जो वृद्धि दर्ज की गई थी वो -1.0% की देखी गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। दूसरी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। सही जवाब सी हो जाएगा, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, और इसका जो टाइम था वो 1956 से लेकर के 1961 के बीच में था। और देखिए जो हैरल्ड डोमर मॉडल है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है, हैरल्ड डोमर मॉडल, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या था? तो ये 1951 से लेके 1956 था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। भारत में शून्य आधारित बजट कब लागू किया गया था? तो जो शून्य आधारित बजट है वो भारत में लागू किया गया था 1987 से 88 के बीच। तो सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो इसका शून्य बजट को लाया गया था वो अमेरिका में लाया गया था, और इसके जो जनक माने जाते हैं वो पीटर ए पियर माने जाते हैं, वो पीटर ए पियर इनको जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो देखिए मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा है, प्रति व्यक्ति आय है, प्रौढ़ शिक्षा है, परंतु सामाजिक असमानता नहीं है। इस प्रकार सही जवाब सी हो जाएगा, सामाजिक असमानता।
अभी देखिए जो मानव विकास सूचकांक है इसमें जो भी भारत की रैंक है वो भी ध्यान रखिएगा, वो 131वीं रैंक जो है भारत को मिली है, ये भी ध्यान आप रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको कौन जारी करता है? तो जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ये औद्योगिक के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कौन जारी करता है? तो इसके जो जारी करता है वो श्रम ब्यूरो है। सही जवाब बी हो जाएगा, श्रम ब्यूरो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? जिसको एग्जिम बैंक कहा जाता है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1982 में की गई थी। सही जवाब सी हो जाएगा, 1982 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 93। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो जो प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का जो योग होता है ये सब मिला करके राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। सही जवाब इसका डी हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध में कौन सा वक्र दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का जो वक्र दर्शाता है दोनों को, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को, वो फिलिप्स वक्र है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा डी, फिलिप्स वक्र। इसमें क्या होता है कि अगर मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी तो बेरोजगारी में कमी आएगी। आप ये ध्यान रखिएगा, इस वक्र में यही होता है, अगर मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है तो बेरोजगारी दर बढ़ेगा, और अगर मुद्रास्फीति दर कम है तो बेरोजगारी दर बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे घरेलू उत्पाद और यहाँ पे राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? तो दोनों में जो अंतर है वो है विदेशों द्वारा प्राप्त शुद्ध आय का। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। महानंदा नदी निम्न में से किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? तो ये ये जो महानंदा नदी है ये कटिहार जिले में जो है ये गंगा नदी से मिलती है। इस प्रकार इसका सही जवाब सी हो जाएगा, कटिहार जिला। ये जो महानंदा नदी है इसका जो उद्गम होता है वो महाभारत श्रेणी जो नेपाल में है, ये ध्यान रखिएगा, नेपाल में जो महाभारत श्रेणी है वहां से ये निकलती है, और ये जो कटिहार में मनिहारी के पास जो है ये गंगा से मिल जाती है। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी जो कैस्पियन सागर में गिरती है वो वोल्गा नदी है। सही जवाब हो जाएगा ए, वोल्गा नदी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा में है। सही जवाब बी हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो 179 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे पठार दिया है और उसका क्षेत्र दिया गया है। तो देखिए बुंदेलखंड का जो पठार है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य बिल्कुल सही सुमेलित है। मालवा का जो पठार है वो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान बिल्कुल सही सुमेलित है। और जो छोटा नागपुर का पठार है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, यहाँ पे इन तीनों के मध्य है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दंडकारण्य का जो पठार है दंडकारण्य का पठार, ये जो है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में नहीं है, जबकि ये छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में है। ये ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में है। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे नदी दी गई है, तो जारे नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिएगा, जो जारे नदी है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो जारे नदी काटती है। और जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और आमूर नदी जो है वो यह चीन व मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है। बिल्कुल गलत है, ये चीन व मंगोलिया के मध्य सीमा नहीं बनाती है, बल्कि ये पूर्वी रूस और पूर्वोत्तर चीन, ये जो आमूर नदी है ये पूर्वी रूस एंड पूर्वी चीन इसके मध्य जो है ये सीमा बनाती है। और मेकोंग नदी जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार जो क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आयतन जो परसेंटेज में है पाया जाता है? तो यहाँ पे कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? जो दिए गए ऑप्शन में बताना है। तो देखिए जो दिए गए ऑप्शन में ऑर्गन गैस है ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका जो परसेंटेज है 0.932%। और वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे अधिक तो नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर उसके बाद थर्ड पे जो है वो ऑर्गन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा जो है
वो कैलिफोर्निया की धारा है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, कैलिफोर्निया की धारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा है, मतलब भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो डूरंड रेखा। से जवाब इसका बी हो जाएगा, डूरंड रेखा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। शान पठार निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? जो शान पठार है ये म्यांमार में स्थित है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, म्यांमार। और भारत में क्या है? भारत में छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार है। और इथोपिया में क्या है? तो अबिसीनिया का पठार है, ये भी देख लेते हैं। अबिसीनिया, अबिसीनिया का पठार जो है वो इथोपिया में है। और यूएसए में जो है वो ओजार्क पठार है, ओजार्क पठार जो है वो यूएसए में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। रावी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस दर्रा से होता है? तो जो रावी नदी का उद्गम होता है वो रोहतांग दर्रे से होता है। सही जवाब सी हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। जो रावी नदी है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जो रोहतांग दर्रा है वहां से निकलती है और ये हिमाचल, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान में बहती हुए जाती है और वहां पे जो चिनाब नदी है उसमें मिल जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और रावी नदी पे एक बांध है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो रावी नदी पे कौन सा बांध है? तो थीन बांध। ध्यान रखिएगा, जो थीन बांध है ये रावी नदी पे बना हुआ है। देखिए रावी नदी को लोह नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको लोह नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो जो क्रूज गंगा विलास है ये चलाया गया है वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए। सही जवाब सी हो जाएगा, वाराणसी टू डिब्रूगढ़। ये टोटल जो है इसकी यात्रा जो है वो 50 दिवसीय इसकी यात्रा है, 50 दिनों तक यात्रा करेगी। और जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगी ये 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। कट्टर इस्लामिक संगठन पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ देश में हिंसा को रोकने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो एनआईए ने जो है एक ऑपरेशन का प्रारंभ किया है जिसका उद्देश्य है कि जो एफबीआई के द्वारा जो भी हिंसा हो रही है उस हिंसा को रोकने के लिए, तो ये है ऑपरेशन ऑक्टोपस। सही जवाब बी हो जाएगा, ऑपरेशन ऑक्टोपस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। नेशनल बिग कैट अलायंस देश के नेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में कथन बताना है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? देखिए जो नेशनल बिग कैट अलायंस हुआ है इसकी शुरुआत भारत द्वारा की गई है, ये बिल्कुल सही है। और इसका नेपाल इसका संस्थापक सदस्य है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसके तहत 5 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का प्रयास किया गया है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे 5 बड़ी बिल्ली नहीं बल्कि यहाँ पे 7 बड़ी बिल्लियों को जो है संरक्षण का प्रयास किया गया है। वो 7 बड़ी बिल्लियां कौन है ये भी आप जान लीजिए, जैसे बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता, इन सभी के संरक्षण और उनके पुनर्वास की दिशा में जो है काम किया जाएगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के द्वारा। प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा, केवल 3 गलत है, तो सी। निम्नलिखित में से किसे 32वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो जो 32वां व्यास सम्मान 2022 दिया गया है वो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, ज्ञान चतुर्वेदी। और ज्ञान चतुर्वेदी की जो रचना है उसको भी ध्यान रखिएगा, ये है उपन्यास पागल खाना। पागल खाना के लिए जो है ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान दिया गया है। और जो 21वां व्यास सम्मान दिया गया था वो दिया गया था असगर वजाहत को। असगर वजाहत को जो है 21वां दिया गया था और उनकी रचना थी महाबली। महाबली नाटक के लिए इनको दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 21वां और 32वां जो है वो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। और देखिए जो शिव शंकरी हैं वो 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनको 32वां जो सरस्वती सम्मान है वो शिव शंकरी को दिया गया है और इनकी जो रचना है वो है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम के लिए इनको दिया गया है। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में 27वां चौगम सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो जो चौगम सम्मेलन आयोजन किया गया है ये समोआ में किया गया है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, समोआ में किया गया है। ये जो इसका जो चौगम सम्मेलन होता है ये राष्ट्रमंडल देशों के नेतृत्वकर्ताओं द्वारा इसका प्रारंभ किया जाता है और इसमें जो है वैश्विक और राष्ट्रमंडलीय मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लोग देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, विराट कोहली। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2026 में 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? जो 2026 में 23वां राष्ट्रमंडल खेल होगा उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। सही जवाब बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और अभी जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ है ये इसका जो आयोजन किया गया है वो बर्मिंघम में किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, बर्मिंघम में किया गया है।
और ये बर्मिंघम कहाँ पे है, तो ये इंग्लैंड में है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। जनवरी 2023 में संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो 2023 में संघाई सहयोग संगठन का फिल्म महोत्सव हुआ है, इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। सही जवाब हो जाएगा ए, मुंबई। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से जो सम्मानित किया गया है वो ए.बी. प्रसाद जी को किया गया है। सही जवाब बी हो जाएगा, ए.बी. प्रसाद। देखिए, ये जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ये अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो 2023 है, इसमें जो है अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। और इसमें भारत जो है वो 42वें स्थान पे है, ये भी सही है। और 2022 में जो भारत की रैंक थी वो 43वीं रैंक थी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। इस प्रकार इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में कौन शामिल नहीं है? जो 2023 में पद्म विभूषण जो पुरस्कार मिला है वो टोटल 6 लोगों को मिला है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें बालकृष्ण दोषी को दिया गया है, श्री दिलीप महालनोबिस को दिया गया है, और श्री कुमार मंगलम बिरला है, इनको भी पुरस्कार नहीं दिया गया। इस प्रकार सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए, टोटल 6 लोगों को जो दिया गया उसमें तो 2 हो गए, श्री बालकृष्ण दोषी, श्री दिलीप महालनोबिस, और नेक्स्ट है श्रीनिवास वर्धन, 4th है मुलायम सिंह यादव, और 5th है जाकिर हुसैन, और 6 है SS कृष्णा, ये भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। किस मंत्रालय द्वारा जनवरी 2023 में नई दिल्ली में भारत पर्व 2023 का आयोजन किया गया है? तो जो भारत पर्व 2023 का आयोजन किया गया है वो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सही जवाब ए हो जाएगा, पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट हम देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। 22वां फीफा विश्व कप 2023 से संबंध में कौन से कथन जो है वो सही है? तो देखिए, फीफा जो 2022 में इसका आयोजन कतर में किया गया, बिल्कुल सही है। और अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर ये खिताब जीता, ये गलत है। अर्जेंटीना ने तो जीता है, परंतु वो ब्राजील को हरा के नहीं, बल्कि वो उसने फ्रांस को हरा करके जीता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। और थर्ड है, भारतीय कंपनी बायजूस इस विश्व कप का प्रायोजक थी, तो ये भी बात सही है। तो जो सही स्टेटमेंट होगा 1 और 3 होगा, तो इस प्रकार सही जवाब डी हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 3। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना प्रारंभ किया गया है? तो जो आसरा पेंशन योजना है इसका प्रारंभ किया है तेलंगाना सरकार ने। सही जवाब ए हो जाएगा, तेलंगाना। इसके द्वारा क्या होगा कि जो भी वृद्ध हैं, विधवा हैं और दिव्यांग हैं या बीड़ी श्रमिक हैं, उन सभी लोगों को इसके तहत पेंशन सुविधा दी जाएगी, जो भी 65 वर्ष के आयु से ऊपर के हैं और वो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का, डाक टिकट जो है वो जारी किया है? तो ये जारी किया है श्री अरविंदो की याद में। सही जवाब हो जाएगा डी, श्री अरविंदो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने जो ये हस्ताक्षर किया है वो जर्मनी के साथ किया है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, जर्मनी। और इसमें जो भारत की तरफ से गए थे वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर थे, जिन्होंने जर्मनी यात्रा पर गए थे, वहां पे जाकर के ये साइन किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। 122 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, ये बिल्कुल सही है। यह पुल जो है वो 21.8 किलोमीटर लंबा है, ये भी सही है। और थर्ड है, यह पुल जो है वो सेवरी को नाहवा से जोड़ता है, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ये तीनों जो हैं वो तीनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है, इसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? देखिए, जो जनगणना भवन है इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय और सहकारिता मंत्री जो अमित शाह हैं इस समय, और इसका उद्घाटन किया है उन्होंने नई दिल्ली में। तो सही जवाब हो जाएगा बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट हम देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो देखिए, जैसे अभी मूल अधिकार है तो मूल अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार नहीं है, तो अभी क्या है कि जो राजस्थान सरकार है ये
स्वास्थ्य को भी मूल अधिकार दे रही है। अगर स्वास्थ्य के संबंध में कोई भी दिक्कत होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपने अधिकार के लिए। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। भारत का कौन सा राज्य गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो जो जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है वो केरल राज्य है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, केरल राज्य। केरल राज्य ने ऐसा किया है कि जो भी गर्मियों में पानी की कमी होती है उससे दूर करने के लिए ये कार्य प्रारंभ किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत तैयार किया गया और रडार से बचने में सक्षम तीसरे स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत, उसका नाम बताना है, का समुद्री परीक्षण जो है अप्रैल 2023 में किया गया है। तो जो समुद्री परीक्षण किया गया जिस युद्धपोत का, उसका नाम है इम्फाल। सही जवाब हो जाएगा बी, इम्फाल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। वर्ष 2023 में किस भारतीय शहर को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो जो एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है वो वाराणसी शहर को किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, वाराणसी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 128 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 75/25 पहल शुरुआत किया गया है? तो 75 जो पहल प्रारंभ किया गया है ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, सॉरी मैं गलत कर दिया। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है इस पहल को प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो भी गैर संचारी रोग होते हैं, गैर संचारी रोग होते हैं उसका प्रबंधन करना और उसके रोकथाम के क्षेत्र में क्रांति लाना इस पहल का उद्देश्य है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सबसे नवाचारी राज्य कौन है? जो सबसे नवाचारी राज्य है वो कर्नाटक है। सही जवाब सी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो नेपाल के राष्ट्रपति बनाए हैं वो रामचंद्र पौडेल बने हैं। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, रामचंद्र पौडेल। और वहां के जो भी पीएम है, पीएम भी ध्यान रखिएगा नेपाल के, वो पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं, पुष्प कमल दहल प्रचंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है बताना है। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022, तो इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। देखिए ये गलत है, यहाँ पे 25% तक अनुदान नहीं दिया जाएगा बल्कि यहाँ पे 15% तक अनुदान दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से जो ये पहला ही स्टेटमेंट है ये असत्य है। बाकी सत्य स्टेटमेंट है उनको देख लेते हैं हम। बी है कि उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपए जो है प्रतिमाह दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा, भी बिल्कुल सही है। और थर्ड है निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का जो हुआ गुजरात राज्य में हुआ है, इसमें जो बिहार को स्थान मिला है वो 31वां स्थान मिला है। तो सही जवाब सी हो जाएगा, 31वां स्थान। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति की गई है वो प्रशांत कुमार शाही हैं। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, प्रशांत कुमार शाही। देखिए जो राज्य महाधिवक्ता का पद है ये संविधान में आर्टिकल 165 के तहत वर्णित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है, गलत कथन बताना है। फोर्थ जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 हुआ है इसके संबंध में, तो पहला है यह जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्य एवं मध्य प्रदेश को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल सही है, जो मध्य प्रदेश राज्य है इसको जो है वो फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। और सेकंड है राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए ये गलत है, यहाँ पे बिहार को उत्तर प्रदेश के साथ तीसरा स्थान प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ जो है संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये यहाँ पे यह ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के साथ, ना कि उत्तर प्रदेश के साथ। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, बी कथन जो है सत्य है। थर्ड भी देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ उद्योग पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही कथन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए शुष्क बागवानी योजना प्रारंभ की गई है?
जो शुष्क बागवानी योजना प्रारंभ किया है वो बिहार सरकार ने किया है, सही जवाब ए हो जाएगा बिहार सरकार। इसका उद्देश्य है जो किसान है उनको आत्मनिर्भर बनाना और उनकी जो आय है उसको उसमें वृद्धि करना। नेक्स्ट हम 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गांधी जी पर आधारित एक थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो गांधी जी के ऊपर एक थीम पार्क बनाया जा रहा है, तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बनाया जा रहा है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बिहार के किस शासक ने जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो जो बिहार का शासक था धर्मपाल, सही जवाब इसका डी हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। देखिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है उसमें कौन कौन होते हैं, एक तरफ तो पाल होते हैं, एक तरफ प्रतिहार होता है और एक तरफ राष्ट्रकूट होता है। ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं तीनों के बीच जो युद्ध होता है इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट हम 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहावी आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है। तो जो बहावी आंदोलन है इससे संबंधित जो नहीं है वो देखिए तीनों ही, जो फरहत हुसैन और शाह मोहम्मद हुसैन और विलायत अली, ये तीनों जो है संबंधित हैं। इस प्रकार इसका सही जवाब डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों जो है वो इनसे संबंधित हैं। देखिए जो बहावी आंदोलन हुआ था, बहावी आंदोलन के संचार के लिए 4 खलीफा नियुक्त किए गए थे। तो जो 4 खलीफा नियुक्त किए गए थे उसमें 3 तो यही लोग थे, फरहात हुसैन, शाह मोहम्मद हुसैन, विलायत अली, और जो 4th नंबर के थे वो थे इनायत अली। इनको भी ध्यान रखिएगा, इनायत अली। इसका जो मुख्य केंद्र था बहावी आंदोलन का, ये भी ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछता है, तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना था, वो ध्यान रखिएगा आप लोग, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान श्री कृष्ण सिंह को कब गिरफ्तार किया गया था। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसके दौरान श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इनको किया गया था नवंबर 1940 में। सही जवाब इसका डी हो जाएगा नवंबर 1940 में। ये जो श्री कृष्ण थे ये बिहार के प्रथम सत्याग्रही थे, आप ध्यान रखिएगा। और जो सेकंड सत्याग्रही थे वो अनुग्रह नारायण सिंह थे, ये भी ध्यान रखिएगा। सेकंड जो थे वो अनुग्रह नारायण सिंह थे। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उर्दू को बिहार की द्वितीय मातृभाषा का दर्जा कब दिया गया था। तो जो उर्दू है वो बिहार की द्वितीय मातृभाषा बनती है 1884 में। सही जवाब इसका सी हो जाएगा 1884। नेक्स्ट 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से जो 141 से 150 नंबर तक का क्वेश्चन होगा ये मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इनको देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है, तो यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। तो ये रेलगाड़ी जो होगी टोटल 1140 मिनट विलंब होगी। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है, उस विषय में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक 70 और 75 हो तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। तो जो लड़कियों की संख्या है वो 20 है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है, उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। तो वो 320 होगा। सही जवाब ए हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो बैंकों से 1000 रुपए पर 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 5 हो तो उनकी ब्याज दरें में कितना अंतर होगा। तो उनकी ब्याज दरों में 0.25% का अंतर होगा। सही जवाब ए हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 और 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो 2 और 4 के बीच टोटल 11 अभाज्य संख्याएं आती है। सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन। 14 अगस्त 2022 रविवार है, तो 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा। तो उस 15 अगस्त 2023 को जो दिन होगा वो मंगलवार का दिन होगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा वो मंगलवार का दिन होगा। तो सही जवाब डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 147 नंबर क्वेश्चन में है कि 9:20 बजे एक घड़ी जो है 1 घंटे और घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो 9:20 में जो कोण होगा घंटे और मिनट की सुई के बीच वो 160 डिग्री का होगा। सही जवाब डी हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग जो है वो 60 वर्ष है। तो 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। तो 20 वर्ष होगी। सही जवाब डी हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान को 20 फीट के एक हिस्से को खुला छोड़कर 3 तरफ से बाड़ लगाना है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 680 वर्ग फुट है तो कितने वर्ग फुट जो है बाड़ लगाने की आवश्यकता होगी। तो 88 फुट जो है वो बाड़ लगाने की आवश्यकता होगी। सही जवाब डी हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा
वो 0.008 आएगा। सही जवाब डी हो जाएगा 0.008। इस प्रकार से हमारा ये जो टेस्ट नंबर 7 था ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट में। अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।